हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज शाम 6 बजे आप सभी का सेशन है शिवम सर के साथ। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर शिवम सर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे लगभग 60 डेज के अंदर हम इफेक्टिव रिवीजन को कर सकते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव या फिर इस इंपॉर्टेंट जो वेबिनार के अंदर आपके साथ इनसाइट शेयर करी जाएंगी ना, तो मेक श्योर कि आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करें। इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिंक है ना, उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। राइट, आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। देखो, एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जो राहुल गांधी जी हैं, वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक डेफेमेशन केस में उनको कन्विक्ट पाया गया है। थोड़ा सा ना इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ा और अच्छे आर्टिकल्स आएंगे इसके रिगार्डिंग, या फिर इवन जो एडिटोरियल डिस्कशन है आई थिंक उसमें ही सुमित सर कवर कर देंगे। तो एक बार कल आज देख लेते हैं, अदरवाइज कल हम आज इसको बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर लेंगे, इधर वेज या तो एडिटोरियल के माध्यम से या फिर मैं ही आपके साथ अच्छे से डिस्कशन कर लूंगा इसके रिगार्डिंग। सिमिलरली हिंदू के अंदर भी आप यहाँ पे न्यूज इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। कल आप सभी ने बोला था कि शहीद दिवस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो बिल्कुल एक वीडियो मैंने बना दी हुई है, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा है, तो जिन्होंने नहीं देखी जाके वो वीडियो देख लीजिए। इन तीनों की मैंने वहां पे कवरेज करने की कोशिश करी है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नागोर्नो काराबाख रीजन के रिगार्डिंग। देखो इंपॉर्टेंट काफी रीजन है, काफी वजह से न्यूज में रहा है। थोड़ा सा इसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि जब हम बात करते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान की, देखो ये दोनों कंट्रीज आपको ध्यान में रखने हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच में ये डिस्प्यूटेड जो रीजन है ना, इसको नगोर्नो काराबाख रीजन इसको बोला जाता है। अब सर ऐसा क्या है, क्या इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो दरअसल में ना, अगर हम बात करें तो आप रियलाइज करोगे कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, एक्चुअल में अगर दुनिया की बात करें कि इंटरनेशनल लॉज इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉज इसको बोलते हैं कि ये अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है ना। पर ओवर द टाइम हुआ क्या है, धीरे 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 यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अर्मेनिया को थोड़ा उसके साथ उनको आइडेंटिटी अपने साथ रियलाइज करते हैं, ठीक है ना। जो एथनिसिटी है यहाँ पे मेजरली अर्मेनियन की है, तो इन्होंने क्या किया, ये अजरबैजान के रूल को यहाँ पे मानते नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से काफी डिस्प्यूट रहता है, काफी बार इनके बीच में लड़ाई भी हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। तो इस तरह से कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे अर्मेनिया के हाथ में आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली इस तरह से मतलब चेंजेस आते जा रहे हैं। राइट, तो ये था अर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट। अब ये जो नगोर्नो कराबाख रीजन है ना, ध्यान रखना काफी इसमें माउंटेन्स बहुत है, ठीक है, और फॉरेस्टेड एरिया है बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको घने जंगल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब सर इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? देखो इंपॉर्टेंट एरिया काफी रीजन की वजह से, वैसे एक तो चलो कि यहाँ पे एथनिसिटी अलग है और कंट्री अलग है, ये तो है ही है। पर इसके अलावा आप नोटिस करो, ये जो एरिया है ना, दरअसल में यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिल जाएगा अजरबैजान के आपको ईस्टर्न साइड में। उसी तरह से यहाँ पर अर्मेनिया के ऊपर आपको जॉर्जिया देखने को मिलता है ना, तो जॉर्जिया के आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक सी। हमने ब्लैक सी भी और कैस्पियन सी, इन दोनों की कंट्रीज की मैपिंग कर रखी है, ठीक है ना। इन दोनों की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो हम अच्छे से मैप कर चुके हैं, तो आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब बहुत सारी गैस पाइपलाइंस हो गया, ऑयल पाइपलाइंस हो गया, वो इस एरिया के आसपास से जाके गुजरती हैं। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली अगर मान लो कल को लड़ाई हो जाती है ना, तो इन पाइपलाइंस को भी टारगेट किया जाएगा, ये जो गैस और ऑयल पाइपलाइंस है, और इसकी वजह से दुनिया भर की जो एनर्जी सप्लाईज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा एंड हमें ऑयल के प्राइसेस काफी हाई देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने रीजन भी समझ लिया अर्मेनिया और अजरबैजान के डिस्प्यूट का, एंड अकॉर्डिंगली हमने लोकेशन भी इसकी देख ली। अब एक छोटी सी चीज इसके रिगार्डिंग, और वो क्या है सर, एक वर्ड आएगा मिन्स्क ग्रुप। अच्छा सर, ये क्या है मिन्स्क ग्रुप? देखो मिन्स्क ग्रुप ना एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ओएससीई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने क्या बनाया, एक मिन्स्क ग्रुप बनाया, क्या करने के लिए सर? ये अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच में डिस्प्यूट है ना, इस डिस्प्यूट का कैसे शांति से, कैसे एक पीसफुली हम एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आ पाए नगोर्नो कराबाख रीजन का, इस वजह से ये मिन्स्क ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कल को आपसे कोई पूछे ना कि मिन्स्क ग्रुप किस चीज से रिलेटेड है, तो आप बता देना कि इसको भैया ये अर्मेनिया और अजरबैजान या फिर जो नागोर्नो कराबाख रीजन है उससे रिलेटेड है। और इस ग्रुप को रशिया हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी के द्वारा को चेयर किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नगोर्नो कराबाख रीजन, ये हम अच्छे से समझ गए हैं।
अब सर अगले लेक्चर के लिए यानी कि कल के लिए हमें क्या करना है, देखो काफिला सिस्टम ये काफी थोड़ा न्यूज में रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कौन सी कंट्रीज हैं, हम मैपिंग के उनके कंट्रीज की मैप कर लेंगे, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके रिगार्डिंग काफिला सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ साथ ही सिस्टम है क्या, ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कल इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसको ढूंढने की कोशिश करना, राइट। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आज डेट है हमारी हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री से हम थोड़ा क्वेश्चन एक उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार ट्राई करना, फिर कल हम इसको अकॉर्डिंगली अच्छे से देख लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आईपीसीसी AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट कॉन्टेक्स्ट। अब समझना है इसको। पहली बात तो देखो क्या है, आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। ये AR6 और कुछ नहीं है, ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, ठीक है, छठी असेसमेंट रिपोर्ट है, इसके द्वारा निकाली गई है। अब सर ये रिपोर्ट निकालने का क्या मकसद क्या है, देखो हम बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज में ना दो तरह के ओपिनियंस हैं, या रेदर आई शुड से कि अब तो एक ही बचा है, पर पहले इस तरह से था कि दो ओपिनियन होते थे। एक लोग बोलते थे कि सर ये क्लाइमेट चेंज ना होता नहीं है कुछ, ये सब मिथ है, मतलब ऐसे बस वर्ड यूज कर लिया, अच्छा मतलब बस इस तरह की बातें हो रही हैं। एक बोलते हैं कि नहीं यार, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, हमें दिख रही है इसके एविडेंसेस इस तरह के होने की। तो ये दो ओपिनियंस हमें देखने को मिलते थे। तो आईपीसीसी पता क्या करता है, आईपीसीसी ने इसको यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता है कि दरअसल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके इम्पैक्ट हमें दिख रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर हमें लोगों की जिंदगी और खराब होती हुई दिख रही है। तो इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो इसके द्वारा पब्लिश करी जाती हैं, जो इसको प्रूव करती हैं कि नहीं जो क्लाइमेट चेंज है इट इज अ रियलिटी। ये बात आप ध्यान में रखना। तो जो पॉलिसी मेकर्स हो गया, उनको एक तरह के इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं कि करेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या इसके इम्पैक्ट हैं, फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हो ताकि ये क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाओ। इसके रिगार्डिंग ये आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो करंट हम सेंसस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करी गई है कि क्यों हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की जरूरत है, जो हमने जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, एक लिवेबल फ्यूचर, ठीक है ना, सभी के लिए एक ऐसा फ्यूचर कैसे बना पाए जहां पर आसानी से हम रह पाए, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर सकते हो कि 2030 से लेकर 2035 के बीच में जो हमारे GHG एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप जानते हो ना पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है ना, वहां हमने कोशिश करी, क्या हुई है कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 डिग्री तक रखने की, राइज इन टेम्परेचर, और कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक ही इसको सीमित कर दें। तो ये हमारी कोशिश है। पर एज पर द रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि इतने ज्यादा हमने ह्यूमन एक्टिविटीज ने इतना ज्यादा हमने एमिशन कर दिया है कि ऑलरेडी हमारा जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया है बिटवीन द लास्ट 50 ईयर्स। लास्ट 50 ईयर मतलब 1850 से 1900 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम कहीं ना कहीं चलते गए ना, तो पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट तो छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा हम इंक्रीज कर देंगे, 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगर हमने ये लिमिट में रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस की, तो होगा क्या, जो हमारे एमिशन है ना, कम से कम 43% कम होने करने पड़ेंगे बाय 2030, और 60% कम से कम करने पड़ेंगे बाय 2035, एज कम्पेयर टू द लेवल जो कि हम 2019 में जितने हम एमिशन कर रहे थे। तो अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर हमें अपने टारगेट को अचीव करना है और अर्थ को एक सस्टेनेबल प्लेस बनाना है। साथ में ही इसका इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्लाइमेट का कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो शायद बहुत सारे एरियाज, एग्रीकल्चर हो गया या फिर लोगों की इवन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये डेफिनेटली इश्यूज आएंगे, उससे फूड सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बनेगा, ठीक है, पानी की शॉर्टेज हो सकती है, ये सारे यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में ही इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमारे पास इश्यूज आएंगे, ठीक है, तो मतलब लोगों की जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ये सारे यहाँ पे इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सर आगे करना क्या चाहिए अगर इतने सारे इश्यूज हैं, तो आगे देखो यही है क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। हम जो भी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि देखो दो चीजें होती है, एक होती है इकोनॉमी, एक होता है एनवायरमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि एक को चूज कर लो दूसरे को हटा दो, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारा एक सोल्यूशन है, इकोनॉमी भी जरूरी है, पर इन्वायरमेंट को एट द सेम टाइम भी हमें साथ ही में ही लेकर चलना पड़ेगा। तो क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, हम बात करते हैं ना इतने सारे रिन्यूएबल एनर्जी की, नई नई चीजों की, तो वो सारी चीजें हेल्प करेंगी हमें इस डायरेक्शन में। एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, हेल्थ केयर को बढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीजें डेफिनेटली रिकमेंडेड हैं आईपीसीसी के द्वारा, ताकि हम अच्छे से इसका जो इम्पैक्ट है उसको टैकल कर पाए।
प्लस साथ में ही देखो बिना पैसे के तो कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है, तो पैसा भी बिल्कुल जरूरी है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो बैंकों को इंश्योर किया जाना चाहिए कि आप पब्लिक फंडिंग करो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टैकल करने में थोड़ी मदद मिल पाएगी। थोड़ा सा बस आखिरी में एक बार आईपीसीसी पढ़ लेते हैं कि आईपीसीसी क्या है। आईपीसीसी आप जानते हो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो दरअसल में ना जो डब्ल्यू है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया था। ध्यान रखिएगा कि यूएन की बॉडी है ताकि प्रॉपर ये टेक्नोलॉजी, प्रॉपर ये जो इसके पीछे की साइंस है उसको समझ पाए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और इंडिया इसकी एक मेंबर कंट्री है, आप सभी इसको जानते ही होंगे। और काम क्या करती है ये हम समझ ही चुके हैं, कितने सारे इसकी रिपोर्ट्स हो गया, कैसे रिस्क आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इन्वायरमेंट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंड इवन ना इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज करी ना कि 2000 से लेकर इतने हो गया टाइम के बीच में इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीजें इनफैक्ट आप अपने मेंस के आंसर में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि हर साल ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जीलैंडिया। सर ये क्या है जीलैंडिया? देखो आप जानते हो कि दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पर यहाँ पर साइंटिस्ट ने ना एक मिसिंग कॉन्टिनेंट को कंफर्म कर दिया है, उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। सर ये है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इमेजेस में देखो, ये देख पा रहे हो आप? कौन सी है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको इमेज में नहीं दिख रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है क्या? जीलैंडिया। अब सर हुआ क्या है, मतलब देखो एक्चुअल में ना पास्ट में भी हम लोग बात करते रहे हैं कि एक हमारे पास कॉन्टिनेंट और है, ठीक है, इस इमेज में भी देख सकते हो, ये है यहाँ पे जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या था ना, पास्ट में भी एक 1642 में ना एक डच बिजनेसमैन एंड सेलर एबल तस्मान, इन्होंने बोला था कि इन्होंने मतलब एक तरह से फाइंड करने की कोशिश करी थी इस ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट को, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जीलैंडिया की, तो एक काफी लॉन्ग और नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, पर ये एक्चुअली में ना सबमर्ज्ड है, ज्यादातर हिस्सा इसका सबमर्ज्ड है। कहाँ पर? साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर, ठीक है। तो आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही है, तो सदर्न पैसिफिक ओशियन ही होगा, ठीक है। और इसका अगर आप देखना चाहो तो 1.89 मिलियन स्क्वायर माइल लैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइज का लगभग आधा हिस्सा हमें देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा अगर आप देखो ज्योग्राफी को अच्छे से जानते हो, तो आप जानते हो ना कि गोंडवाना लैंड हमारे पास हुआ करती थी, ठीक है, जहां से फिर जो अल्फ्रेड वेजनर ने भी इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ना जीलैंडिया, एक टाइम पर सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट था। फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पुल अवे होता रहा, ठीक है, गोंडवाना से अराउंड 105 मिलियन ईयर्स अगो, फिर यहाँ पर जीलैंडिया ना जैसे पुल अवे होता गया, साथ में ही वो नीचे भी गिरता गया, सिंक होता रहा नीचे को, ठीक है, वेव्स के बीनीथ वो सिंक होता गया। इस वजह से आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स हैं वो क्या है, वो सबमर्ज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बात आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा कि अंडर वाटर हमें देखने को मिलता है। अब इसकी देखो फायदा क्या है इस डिस्कवरी से जानने से, एक तो हमें पता लग गया कि अब दुनिया में 7 नहीं भैया 8 कॉन्टिनेंट है। साथ में ही आप नोटिस करोगे इसकी डिस्कवरी से ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता लगेगा कि यार हाँ बाकी चीजें कि कैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री मूव हुई थी, कैसे प्लैनेट को शेप हुआ था, ये चीजें डेफिनेटली हमें पता लग जाती हैं। साथ में न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड्स हैं, वो कैसे फॉर्म हुए हैं, उनकी एक फाउंडेशन भी हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। तो आपको इसकी ना थोड़ी लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जीलैंडिया की कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है वो क्या है, वो हम समझ गए हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। देखो वैसे तो वियना कन्वेंशन बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रिगार्डिंग। अब एक्चुअल में देखो आपने हुआ क्या था, अगर आप थोड़ा ये खालिस्तान इशू को फॉलो कर रहे होंगे ना, तो आप जानते हो कि कुछ खालिस्तान प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन के अंदर, वहां पर एक तरह की बर्बरता दिखाई। कहने का मीनिंग क्या, जो प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज करने की, उसको डिस्ट्रक्शन करने की उसकी कोशिश करी गई। तो यहाँ पर ना इंडिया ने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इस पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इन्वोक किया और यूके की गवर्नमेंट को बताया कि भैया आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस कन्वेंशन के अंदर। देखो समझने की कोशिश करो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन हाई कमीशन है वहां पे लंदन में के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया के लोग रह रहे हैं ना कुछ, और एक तरह से ना ये जो पर्टिकुलर जगह है जो इंडियन हाई कमीशन है, ये इंडिया की ही प्रॉपर्टी है ये लंदन में, पर इसको एज अ ट्रीट, जैसे आप लोग जीडीपी में भी देखते होंगे, ये इंडिया की प्रॉपर्टी ही एक तरह से ट्रीट करी जाती है। पर यहाँ पर देखो कोई इंडिया का पर्सन काम कर रहा है, ठीक है ना, तो बहुत सारे उसके ऊपर कई बार थ्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कई बार उसको मारने की भी कोशिश करी जा सकती है। तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल। तो जो भी यहाँ पे हाई कमीशन हो गया, एम्बेसी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ना सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है किसकी?
जो होस्ट नेशन होता है उसकी। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे ये इंडियन हाई कमीशन है ना लंदन के अंदर, तो यहाँ पर जो यूके गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि हाई कमीशन की सिक्योरिटी को वो अच्छे से मैनेज करे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वियना कन्वेंशन की तरह बोला जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि वियना कन्वेंशन का आखिर अक्सर मीनिंग क्या है, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसको पर्टिकुलर ये कन्वेंशन 1964 में फोर्स में आई थी, और एक तरह से आप देखो साइनिंग हो गई थी 1961 के अंदर। क्या पर्पस है इसके पीछे का, ताकि हम एक तरह से ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे किन पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर, किन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, उनको उनको एस्टेब्लिश करना, कंट्रीज के बीच में उनको मेंटेन करना, एंड अगर जरूरत करे तो खत्म भी करना, ये सारे वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरह से ना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। कहने का मीनिंग क्या, कि वहां पर जो बंदा काम कर रहा है इंडिया का, ठीक है, जो पर्सन काम कर रहे हैं हमारे इंडिया की, तो बिना किसी डर के काम कर पाए, बिना किसी हरेसमेंट के काम कर पाए उस होस्ट कंट्री के द्वारा। तो इस वजह से कुछ उनको इम्यूनिटीज, कुछ उनको प्रिविलेज दी गई हैं। इसी का नाम है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जैसे मान लो आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हो, ठीक है, और आप पर्टिकुलर किसी हाई कमीशन या एम्बेसी में आपको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपके पास भी कुछ वहां पे इम्यूनिटीज होंगी। आप आसानी से वहां पे घूम पाओगे बिना किसी कोर्जन के, बिना किसी डर के, बिना किसी हरासमेंट के। ये सारी चीजें वियना कन्वेंशन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और इतनी ये ना काफी सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है, देखो, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, अगर कंट्री से रिलेशन मेंटेन करने हैं तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग जरूरी है। आप नोटिस करोगे तो प्लाऊ हो गया, और साथ ही साथ जो साउथ सुडान है, इन कंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी यूएन मेंबर स्टेट्स ने इसको कर रखा है। साथ में ही होली सी हो गया, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, इन्होंने भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ही एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है जहाँ पे 53 आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके आर्टिकल 22 के अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी इंपॉर्टेंट यही था कि सिक्योरिटी यहाँ पे किसकी होती है, होस्ट नेशन की होती है। तो ये बात आप डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो होस्ट स्टेट है ना, उसके अंदर ड्यूटी होती है कि वो कोई भी ऐसा डैमेज उसको ना होने दे, कोई इंट्रूड ना करे, तो एक तरह की डिस्टर्बेंस वहां पे कोई पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग ना हो। ये यहाँ पे बात हमें देखने को मिल जाती है विद रिगार्ड्स टू वियना कन्वेंशन। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एबल प्राइज। देखो, आप जानते हो नोबेल प्राइज, जानते हो ना, तो नोबेल प्राइज आप जानते हो 6 चीजों के लिए मिलता है। अब उन 6 चीजों में ना नोटिस किया होगा आपने कि मैथमेटिक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि मेडिसिन के अंदर मिलता है, पीस के अंदर मिलता है, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह से 6 चीजों के लिए मिलता है। पर नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर ना दो और प्राइजेस हैं जो बड़े ही फेमस हैं इन द फील्ड ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स। एक नाम है उनका एबल प्राइज, एक है फील्ड्स प्राइज। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे बड़े प्राइजेस हैं, और इनको एक तरह से नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, इन दोनों को ही। ठीक है ना, एक्चुअल में दोनों ही आपको नोबेल प्राइज मिल जाएंगे। कई जगह पे आपको गूगल पे एबल प्राइज मिल जाएगा कि इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं मैथमेटिक्स का, कई जगह पे फील्ड प्राइज मिल जाएगा। तो दोनों ही बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है सर, देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, आप में से जो लोग मैथ से डरते होंगे वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत डरते होंगे। यहाँ बात हो रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो बात नहीं करते होते थे डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है ना, जो वो चीजें होती थी। तो उसके लिए अभी रिसेंटली एबल प्राइज मिला है मैथमेटिक्स का, किसको, अर्जेंटीनियन अमेरिकन लुइस कैफरेली को, इनको इस बार अवार्ड मिला है एबल प्राइज। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बस जान लो कि मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ एक नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स हुआ करते थे नील हेनरी एबल, उनकी याद में इस एबल प्राइज को दिया जाता है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा 2002 के अंदर। हर साल जो नॉर्वे के किंग है उसको अनाउंस करते हैं, एक से ज्यादा जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको। ठीक है, इंडिया के केस में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 2007 में श्री एस आर श्रीनिवास, ठीक है, वर्धन, इनको मिला था। ठीक है, जो कि इंडो अमेरिकन है, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, साथ में यहाँ पे मॉनिटरी अवार्ड आपको 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रॉनर का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एबल प्राइज। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज शारदा पीठ। अब देखो, एक्चुअल में पहले तो समझने की कोशिश करो कि ये जो हम बात कर रहे हैं किस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात करी है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी एक ओपन कॉरिडोर शारदा पीठ का, ठीक है, जो कि पीओके में है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वहां पर आसानी से जा पाए। तो शारदा पीठ अगर हम बात करें तो एक अबेंडेंड हिंदू टेम्पल हमें देखने को मिल जाएगा, कि बेसिकली अब उसकी उतनी ध्यान नहीं दिया जाता है इसके ऊपर। पर अदरवाइज ये काफी इंपॉर्टेंट ना लर्निंग का सेंटर रह चुका है पास्ट के अंदर। देखो, दरअसल में जो नाम है ना, आप अगर नोटिस करोगे तो आपको ये शारदा विलेज के अंदर देखने को मिलेगा। एक माउंट हारमुख करके एक वैली है नीलम रिवर के अक्रॉस, वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है।
और जो आप जानते हो, ठीक है, जो हिंदू डिटी है सती, ठीक है, तो सती के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कहीं पर आंखें हैं उनकी, कहीं पर इस तरह से, तो उनकी जो बॉडी पार्ट्स उनके जो है ना फॉलन, उनमें से एक जगह पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये शारदा पीठ, जो कि 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। इसको देखो बिल्ड किया गया था इन कश्मीरी आर्किटेक्चर स्टाइल यूजिंग रेड सैंडस्टोन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस साथ में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स थे ना वो यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। जैसे आपने कश्मीर के रिगार्डिंग ना कलहन का नाम बिल्कुल सुना होगा, तो कलहन हो गया, आदिशंकर हो गया, वेरोचना हो गया, ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और कश्मीर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसे जो शारदा स्क्रिप्ट है वही कश्मीर की ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि माँ शारदा के नाम पे भी रखा गया है। साथ में अगर आप नोटिस करो तो आप नोटिस कर सकते हो कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ पे पढ़ने हो गया, यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करने काफी लोग आया करते थे। आज के टाइम पर सिचुएशन थोड़ी खराब है, बट डेफिनेटली अगर डिवोटीज को यहाँ पे मिलेगा, थोड़ी और डेवलपमेंट होगी, कहीं ना कहीं वो हम चीजों को वापस से रीइग्नाइट भी करा जा सकता है। तो इसके साथ में अगर आप इंपॉर्टेंस इसकी समझने की कोशिश करो तो जो रिकंस्ट्रक्शन होगा इसका, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो शारदा सिविलाइजेशन और साथ ही साथ जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है कश्मीर की, दैट इज शारदा स्क्रिप्ट, उसको प्रमोट करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये हो गया आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। कल जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बीओडी के हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो जो पानी है ना, पानी के अंदर बहुत सारे हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। सर बिल्कुल। अब जो माइक्रोब्स होते हैं अलग अलग हमारे, ठीक है ना, उनको ना कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सर क्यों पड़ती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत? ताकि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं पानी के अंदर जो प्रेजेंट है, उनको मतलब एक तरह से मतलब कितना उनको यूज करने, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन इसलिए यूज करी जाती है ताकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इनको मेटाबोलाइज करने का, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको मेटाबोलाइज करने के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर ये माइक्रोब्स के द्वारा भी तो कुछ पर्टिकुलर डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? द आंसर इज यस। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, ये इसी चीज को चेक करता है कि भैया कितना अमाउंट डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज किया गया माइक्रोब्स के द्वारा, ताकि वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने का, उसको अंदर यूज कितना किया गया, तो इसको बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा होता है, उतना ही हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पानी है ना उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड है। तो पॉइंट क्या हुआ? बीओडी किस चीज के लिए स्टैंडर्ड क्राइटेरियन है? ये बताता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कैसा आपका पोल्यूशन लेवल है, उसको असेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये बात आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर ये 5 टोटल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इन पर्टिकुलर पांचों क्वेश्चन का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। प्लस साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया मैंने आपको वो भी, जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग था, एंड साथ साथ जो काफला सिस्टम है, ठीक है, उसको भी हम कल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और ध्यान रखना जो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, इनके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको भी आप मेक श्योर अच्छे से देख लीजिएगा। कल जो क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला, नवरोज क्या ऑटम सीजन की बिगिनिंग होती है? सर ये बात फॉल्स है, हमने डिस्कस किया था, ये स्प्रिंग सीजन होता है। दूसरा, ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्या ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ फंड प्रोवाइड किया गया है? द आंसर इज फॉल्स। ये हम बात किसकी करी थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की बात करी थी, ताकि जो मान लो कंट्रीज है ना वो अपने मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, उसके लिए होता है ईएफएफ। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा सर, इंटरपोल, क्या 1914 के अंदर इसका फॉर्मेशन का आइडिया हमें देखने को मिला था? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। ये बात सर बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, इंडिया की तरफ से आप जानते हो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई है, वो इसके साथ लिंक करती है। चौथा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, क्या ये एनुअल पब्लिकेशन है यूएनएसडीएसएन की, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की? ये बात बिल्कुल ट्रू है, हमने देखा भी था, इंडिया की रैंकिंग भी समझी थी, तो ये बात यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है। लास्टली, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा निकाली जाती है? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सर फॉल्स हो जाएगी। जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, उसके द्वारा निकाली जाती है। तो ये बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो कुछ चीजें ना मैं कई बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली में जो प्रीलिम्स और मेंस है ना काफी इंटरलिंक्ड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज असेसमेंट रिपोर्ट 6 हमने पढ़ी ना,
तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मेंस में भी आप इसको यूज कर पाओगे। उसी तरह से जैसे आपका GS3 के अंदर आपको टेररिज्म देखने को मिल जाएगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वहां देखने को मिल जाएगा, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से कहने का पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेंस के आपको कई बार प्रीलिम्स में हेल्प कर जाती हैं, प्रीलिम्स वाली चीजें कई बार आपको मेंस में हेल्प कर जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप दोनों को अच्छे से पढ़ा करो, राइट। तो ये हो गया आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।